केनरा बैंक सरकारी क्षेत्र का बैंक और जहां सरकार की हिस्सेदारी लगभग 63%, 63% के आसपास है। 1906 में मैंगलोर में इस बैंक की हुई थी स्थापना। 9,600 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इस कंपनी बैंक के पास और 10,000 से ज़्यादा ATMs। आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुखर्जी साहब ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से MBA फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। 1994 में PNB के साथ स्केल 2 में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर आपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद आज आप केनरा बैंक के ED के तौर पर हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट में लंबा गहरा अनुभव मुखर्जी साहब रखते हैं। नतीजे आए हैं कल बाजार के दौरान, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय 11% बढ़कर आई है। मुनाफा 18% बढ़ा है, पहुंचा है 3,757 करोड़ पर। प्रोविजनिंग घटी है 5% साल दर साल और तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग 8% बढ़ी है। वहीं नेट और ग्रॉस लेवल पर NPA तिमाही दर तिमाही कम होकर आए। एसेट क्वालिटी सुधरी है। गाइडेंस भी दिया है बैंक ने। आइए इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपके प्रोविजनिंग से करना चाहता हूँ। तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग आपकी बढ़कर आई है 2107 करोड़ से 2280 करोड़। क्या वजह है प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस दोनों ही बढ़ने की, जरा समझाएं सर। देखिए, नमस्कार सिंह जी। इसमें क्या है कि देखिए, स्लिपेजेस तो बढ़ता ही जाता है, तो उसको तो हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बैंक का एक ये वो है, गाइडलाइंस है कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्लिपेज हो उससे ज्यादा हमारी रिकवरी हो। तो ये हम मेंटेन करते आ रहे हैं, तो इस बार भी वही किया है। तो हमारे जो NPAs का जो प्रोविजन है वो मोर और लेस फ्लैट आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो इसका वजह यही है कि थोड़ा सा स्लिपेज हुआ है, जो कि होता रहेगा, लेकिन रिकवरी हमने स्लिपेज से ज्यादा किया है। रिकवरी बेहतर है, ये एक अच्छा संकेत है। ग्रोस और नेट दोनों लेवल पर आपकी तिमाही दर तिमाही एसेट क्वालिटी मजबूत रही है, उसके पीछे के कारण बताएं सर। सर, इसमें क्या है कि हम लोगों का जो पॉलिसी है, इसमें हम जो NPA है उसका दो हिस्सा करते हैं। जो बड़े वाले हैं उसका तरीका दूसरा होता है रिकवरी का, जो छोटे वाले हैं उसका तरीका दूसरा होता है। तो इसमें क्या है, जो छोटे वाले या मिड लेवल वाले NPA होते हैं उसका हम कोशिश करते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो जाए या फिर सरफेसी एक्शन से हो जाए। और जो बड़े वाले हैं उसके लिए दूसरा तरीका होता है। वन टाइम सेटलमेंट किसी के लिए भी वेलकम है, बट उसमें क्या है कि हम NCLT या NARCL सेल इस तरह का हम लोग करते हैं। तो दो तरीके हैं अलग अलग जो कि हम करते हैं, और हम मोर और लेस सफल हुए हैं, और पिछले 2-3 तिमाही से हम सफल होते आ रहे हैं। ठीक बात है, तो ये आपके लिए इंटरेस्ट। अब आते हैं सर वित्त वर्ष 2025 के गाइडेंस पर। थोड़ा सरप्राइज हुए मार्केट में, एनालिस्ट की बैंक ने अपना गाइडेंस 2025 के लिए कम किया। कोई खास वजह है आप गाइडेंस अपना ग्रोथ का, डिपॉजिट का, एडवांसेस का, सबका कम कर रहे हैं सर? देखिए सर, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा हमारी जो गाइडेंस थी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही होता है, और हम मानते हैं कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट, क्योंकि ये तो एकदम शुरुआत है साल का, वित्त वर्ष का ये एकदम शुरुआत है, तो इसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिवली अगर हम चलते हैं तो इसमें अगर हम उससे अच्छा करते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं, पिछले आपने लास्ट ईयर का भी देखा होगा, तो वो हम चाहते हैं कि यानी कि हम ज्यादा बोल के कम करें, वो हम नहीं चाहते हैं। बट इसमें एक चीज मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि ये जो खास करके क्रेडिट ग्रोथ में हमने 10% दिखाया है, तो ये 10% क्रेडिट ग्रोथ जो है वो नेट है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारा बहुत सारे लो यील्डिंग एडवांसेस थे, जो कि हम लोग रीनेगोशिएट करके या तो वो चले गए हमारे से, या फिर हमने उसको बढ़ाया है, पार्टली बढ़ाया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह का आना जाना रहेगा कॉर्पोरेट क्रेडिट में। तो इसको नजर रखते हुए हमने इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव किया है। अगर आप वो सब बिजनेस जो चली गई है उसको भी आप पकड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये ग्रोथ आपका 12 से 13% होगा। ओके, ठीक बात है। अच्छा सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपने कहा है थोड़े कम हो सकते हैं, 15 बेसिस पॉइंट नीचे, उसकी वजह सर? सर देखिए, इसमें
रेट्स तो डिपॉजिट रेट्स तो अभी भी घट नहीं रहे हैं, लिक्विडिटी अभी भी थोड़ा सा टाइटनेस तो है। तो जैसे लास्ट टाइम हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 2.95 था, उसमें से हमने बढ़ा लिया 10 बेसिस पॉइंट्स। तो उसको मेंटेन हम कोशिश तो करेंगे कि 3 के आसपास मेंटेन हो, लेकिन यू नो टू बी ऑन द सेफर साइड हमने उसको 290 माना है, बट वी विल डेफिनेटली क्रॉस और डेफिनेटली रीच 3% निम, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक बात है। अच्छा सर, आरबीआई की तरफ से अभी हाल ही में जो गाइडलाइंस आई थी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां प्रोविजनिंग के नियम वो धीमे धीमे बढ़ाने के बारे में सोचे, अभी तो ड्राफ्ट है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ बैंक की कितनी बुक पर असर पड़ सकता है? देखिए, हमने एक बहुत रफ एस्टिमेट किया है अभी तक, क्योंकि अभी पूरी गाइडलाइंस आई नहीं है। हमें कुछ और भी जानकारी लेना है रेगुलेटर से, जो कि जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं अभी। तो ये सबको मानते हुए, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका फ्लोर क्या है, क्या ये 10 लाख में भी लागू है या 500 करोड़ से ऊपर वाले में लागू है, ये क्लैरिटी अभी नहीं है हमारे पास। बट एक हमने एवरेज एक निकाला है, वो लोन बुक होगा अराउंड 1 लाख करोड़ के 1 लाख करोड़ के आसपास। ओके। अच्छा, आपकी दो सब्सिडरी कंपनीज है सर, एक तो म्यूचुअल फंड बिजनेस वाली कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, और दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस वाली जो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस है। दोनों के आईपीओ लाने की योजनाएं जो है, वहां कहां तक बात आगे बढ़ी है, कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं सर? देखिए, हमारा जो प्लान है वो ये है कि दोनों कंपनी का हम आईपीओ ले आएंगे आइदर 4th क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर या लेटेस्ट बाय 1st क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें जो तैयारी का जो स्थिति है अभी, वो कैनरा रोबेको में थोड़ा सा आगे है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि कैनरा रोबेको जो हमारा है म्यूचुअल फंड वाला, वो हम बाय द Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लेके आएंगे। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में भी इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ऐसे हमने प्लान किया है। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके आईपीओस की आगे की प्लानिंग है। एमएसएमई सेक्टर जहां पर आपकी काफी स्ट्रेंथ है, मुखर्जी साहब, यहाँ पर एडवांसेस तिमाही दर तिमाही थोड़े से घटे हैं, कोई खास वजह कि चुनाव के पहले जनरली इस तरह का रिएक्शन दिखता है, और क्या वापस इलेक्शंस के बाद पिकअप होने की उम्मीद है? देखिए, एमएसएमई बुक जो हमारा है 1,32,000 करोड़ का, वो काफी बड़ा बुक है, और इसमें अगर आप देखेंगे YOY का ग्रोथ भी हमने एवरेज ग्रोथ दिखाया है। लेकिन इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, एमएसएमई इज आवर फोकस एरिया, एमएसएमई में हम फोकस जरूर रखेंगे। एमएसएमई एग्रीकल्चर रिटेल, ये रैम इज आवर फोकस एरिया, तो इसमें तो जरूर हम फोकस रखेंगे और आगे चल के हम इसमें भी ग्रोथ अच्छा दिखाएंगे। एक और बात पूछना चाहता हूँ, वेज रिवीजन को लेकर, क्या इस तिमाही में आपके वेज रिवीजन के चांसेस हैं, या आने वाली तिमाहियों में किस तरह का इम्पैक्ट उसका आएगा आपकी बुक्स पर सर? देखिए, प्रोविजन का इम्पैक्ट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और आगे चल के हमारा जो स्टाफ कॉस्ट है, जैसे कि आपने देखा होगा, वो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 4,100 करोड़ का ही होगा, थोड़ा सा घटेगा। जो हमारा मार्च में 4,458 करोड़ आप देख रहे हैं, वो अराउंड 4,100 करोड़ के आसपास ये मतलब स्टेबल होगा। तो इसलिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हमने तैयारी कर ली है इसके लिए। ठीक है सर, परफेक्ट। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से अपने नतीजों के बारे में बातचीत की और आगे का डायरेक्शन भी हमारे दर्शकों को समझाया। देवाशीष मुखर्जी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।